हेलो फ्रेंड, आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 16 चैप्टर पर कंसिस्ट करती है। इसके पहले 6 चैप्टर जो हैं वो टिपिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल है और 7वें चैप्टर से लेकर 16वें चैप्टर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें कुछ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के भी चैप्टर हैं। तो 7वें चैप्टर से बेसिकली इस वजह से स्टार्ट किया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कॉन्सेप्चुअल इसमें चीज़ें आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी 7वां चैप्टर जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे वजूद में आए, कैसे इसकी डेफिनेशन हुई। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शुरू के अदवार में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ना होने के बराबर थी। लोग जो है ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर नतायज अखज़ कर लेते थे। उनमें से एक ये भी था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाए जाते। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें एक वाइटल फोर्स थ्योरी की वाइटल फोर्स की ज़रूरत होगी, जो कि इम्पॉसिबल है इन लेबोरेटरी। और इसको वाइटल फोर्स थ्योरी को डेवलप करने वाला जो साइंटिस्ट है, बर्ज़ीलियस नामी साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया। और गलत नजरिया था जिस बुनियाद पर लोगों के जो सोच थी वो वहीं की वही रह गई कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरक्की जो है वो रुक गई, डेवलपमेंट जो काफी सारे कंपाउंड्स की होनी थी वो रुक गई। गलत कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, जिसको एक टर्म में हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये वाइटल फोर्स थ्योरी में ये भी माना जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। सालों साल ये चलता रहा कि इसी थ्योरी को लोग मानते रहे, वाइटल फोर्स थ्योरी को लोग मानते रहे। बिलाखिर वुलर ने इस कॉन्सेप्ट को, इस गलत कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, सोच तब्दील कर दी। उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को हीटअप किया। इसको हीटअप करने से जो कंपाउंड प्रिपेयर किया वो था यूरिया। और यूरिया के अगर नेचर को देखा जाए तो यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस नजरिए के मुताबिक जो थी वो चीजें उलट गई। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी वाइटल फोर्स। और जैसे ही ये चीज लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुई तो पिछला सारा कॉन्सेप्ट जो था वो रिजेक्ट हुआ, जो सारी सोच थी वो बदल गई। जिस बुनियाद पर वुलर के काम की अहमियत की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रास्ते थे वो खुल गए। आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कंसिस्ट हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, परफ्यूम है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारी और इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वे ऐसे सिंपली कह दे कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ने घेरा हुआ है, वो वुलर के काम की वजह से। अगर ये वुलर काम ना करता तो अभी तक हम इसी कॉन्सेप्ट को मानते थे कि वाइटल फोर्स थ्योरी को मानते रहते। अब वुलर के काम के बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, जो कि गलत था। नए कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल एलिमेंट। जिसमें कार्बन का होना जरूरी है, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का होना जरूरी है। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। इसी तरह हाइड्रोकार्बन को भी आप देख लें, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को स्टडी किया जाता है, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अल्केन की, आप देख लें, सारे के सारे मेंबर्स हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है। फिर हाइड्रोकार्बन्स के बाद डेरिवेटिव्स कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं कि डेरिवेटिव कंपाउंड्स क्या हैं।
इस बात को याद रख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन हो या ना हो। डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो डेरिवेटिव्स कंपाउंड में ये कहता है कार्बन तो बेसिक एलिमेंट है ही, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और फास्फोरस भी हो सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव्स कंपाउंड कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स के। तो प्रॉपर्ली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कर चुके कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन का होना जरूरी है। अब इस बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स को देखने से पहले एक जो मिसकंसेप्शन है उसको भी क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो कार्बन है, क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन में कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए तो इसमें भी कार्बन है, बाइकार्बोनेट्स को भी देखा जाए तो इसमें भी कार्बन है। तो लोग कहते हैं कि इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों इंक्लूड नहीं करते। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? तो उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटिनेशन का प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कैटिनेशन नहीं करता है, इसी तरह बाइकार्बोनेट में भी कार्बन में कैटिनेशन नहीं होती है, जिस बुनियाद पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, बाइकार्बोनेट्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स को पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसका बुनियादी फीचर है वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है। तो उसके पहला जो प्रोसेस वो है जी कैटिनेशन। कैटिनेशन है क्या? कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन का आपस में जुड़ते जाना, और आपस में जुड़ते जुड़ते एक लंबी सी चेन बनाते हैं। चाहे वो चेन स्ट्रेट चेन हो, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाए, हो वो कार्बन की चेन, उसे हम कैटिनेशन के प्रोसेस में ले जाते हैं। और इसी बुनियाद पर कार्बन का आपस में जुड़ना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की बुनियाद थी कि इसमें सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन कर सकता है। प्रोडक्ट टेबल में आप बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो कैटिनेशन का प्रोसेस नहीं करवाते। जैसे कि अगर आप सिलिकॉन को देखते हैं तो सिलिकॉन डायरेक्ट कैटिनेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। वो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के थ्रू जाकर सिलिकॉन से जुड़ता है, ऐसे होती है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये इस तरह आपस में जुड़ पाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहले जो मेन प्रॉपर्टी है कार्बन का कैटिनेशन वाली खुसूसियत का रखना, उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। फिर दूसरी बात, कार्बन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये नॉन आयनिक बिहेवियर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं पाया जाता। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी में कि रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है। क्यों है? वो इस वजह से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड जो स्लो रिएक्शन देते हैं। वजह भी अगर देखी जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक तो बॉन्ड ने टूटना भी है, दूसरा फॉर्म भी होना है, तो टाइम ज्यादा लगता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लो है। जबकि जो ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑलरेडी आयंस की हालत में होते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। और उसकी एक वजह भी ये दूसरी वजह ये भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना वो मॉलिक्यूलर नेचर पर भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े साइज के होते हैं। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि इनमें से एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है स्टार्च की, फार्मूला C6H10O5 और इसको नीचे मैंने लिख दिया है N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ यूनिट। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब इस तरह के जुड़ेंगे तब वो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बड़े-बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन भी बड़े साइज का मॉलिक्यूल है।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल हैं इन वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेंजीन, ईथर वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद सॉल्युबिलिटी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो आइसोमरिज्म, मेन प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म का फिनोमिना रखते हैं। अब आइसोमरिज्म क्या है, सिंपली मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। आइसोमरिज्म ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट होगा लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। उनमें से उसका एक मैं इधर लिखता हूं, ये देखिएगा C2H5OH, ये एक मॉलिक्यूल है जिसे एथेनॉल भी कहते हैं। और इसी तरह इसका जो आइसोमर है वो है CH3OCH3 डाईमिथाइल ईथर। अगर आप इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ जाएं तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही बनता है, जैसे कि C2H6O दोनों का, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का सेम है। ये कोई अल्कोहल है, ये कोई ईथर है। तो आइसोमरिज्म का जो फिनोमिना है ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी सिमिलरिटी मतलब इनका बिहेवियर एक जैसा है। वो बिहेवियर एक जैसा कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज पाई जाती है। अब होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज कहते हैं कि सीरीज ऑफ कंपाउंड इन व्हिच एडजेसेंट मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जिसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं कि CH3 ये कोई इथेन का फार्मूला है। इथेन के बाद जब मैं प्रोपेन की बात करता हूं तो CH3, CH2 और CH3। अब दोनों में मैं अगर फर्क करता हूं तो इस एडजेसेंट ग्रुप की वजह से CH2 का फर्क है। जैसे कि मैंने होमोलोगस सीरीज को डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर में सिमिलरिटी पाई जाती है, तो सिमिलरिटी की जो बेसिक बुनियाद है वो है जी उसकी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को दोबारा रिपीट करता हूं, इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन व्हिच एडजेसेंट मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। इसको मजीद आगे ले जाएं तो CH3, CH2, CH2 और ये CH3। आप खूबी देख रहे हैं कि यहाँ पर CH2 ग्रुप की तादाद 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जैसे जैसे आप इसको आगे लेकर चलते जाएंगे तो ये CH2 की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना आसान हो जाता है। मतलब इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स को स्टडी करने के बजाय हम उसके होमोलोगस सीरीज को देख लेते हैं, जिस वजह से उसको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। थैंक यू।